आप देख रहे हैं WBE यानी वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन रिजल्ट 2024 और ये है एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स यानी कि कई एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं उसका निचोड़ एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं। तो एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स ऑल इंडिया के मुताबिक मौजूदा लोकसभा चुनाव में एनडीए को 365 सीटें मिलती हुई नजर आई हैं और बीजेपी को 317 सीटें, यानी कि एनडीए 365 और सिर्फ बीजेपी 317। पोल ऑफ पोल्स के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन को 146 सीटें आ रही हैं। अकेले कांग्रेस की बात की जाए तो 61 सीटें कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। और हमने इस शो के दौरान हम कोशिश करेंगे कि हम इन पार्टियों के वोट शेयर पर नजर डालें। 2024 के लिए दो एजेंसियों के आंकड़ों के साथ 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों का हमने मिलान किया है और ये जानने की कोशिश की है कि इस बार के चुनाव में इन एजेंसियों के हवाले से वोट शेयर पर क्या असर पड़ा है। हमारी टीम ने इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया और एबीपी न्यूज सी वोटर के 2024 के एग्जिट पोल आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण किया है। तो इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक अगर आप देखें तो एनडीए का वोट शेयर जो है वो 2% बढ़ने का अनुमान है और इंडिया का वोट शेयर, इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 13% बढ़ने का अनुमान है। लेकिन जो दूसरी एजेंसी है उसका आपको दिखाते हैं कि उसका क्या अंदाजा है। यह है एबीपी न्यूज सी वोटर। तो एबीपी न्यूज सी वोटर के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो एनडीए का जो वोट शेयर है वो यहां भी 2% बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 14% बढ़ रहा है, यानी कि इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया के मुकाबले यहां पर 1% ज्यादा है जो बढ़त हो रही है इंडिया गठबंधन की। तो दोनों ही जो हम एजेंसीज ले रहे हैं उसमें वोट शेयर एनडीए का बढ़ रहा है 2%, क्योंकि आप ये भी देखिए कि एनडीए का जो वोट शेयर है वो 47% था, इंडिया गठबंधन का 40% था और ये हम 2019 के मुकाबले इसको हम कंपेयर कर रहे हैं तो उस हिसाब से 2% बढ़ रहा है एनडीए का और इंडिया का जो है वो कहीं 13% बढ़ रहा है और कहीं 14% बढ़ रहा है। अब अलग अलग राज्यों पर देखते हैं कि यूपी में क्या असर हुआ है वोट शेयर पे। तो यूपी में ये 2024 का एग्जिट पोल है इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया का। इसके मुताबिक में एनडीए गठबंधन जो है उसका वोट शेयर है 49% और इंडिया का है 39%। तो यहाँ पर, और अब हम आपको 2019 का वोट शेयर दिखाते हैं तो दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए, अब 2019 में देखिए कि क्या था। यूपी में यहाँ पे 51% था एनडीए का और महागठबंधन जो है उसका 39% था। तो एनडीए का जो वोट शेयर है वो घटा है, 51% से घटकर ये 49% पहुंचा है, यानी कि उसे 2% का नुकसान हो रहा है। आगे देखिए बिहार में ये 2024 का आंकड़ा है इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया, और फिर हम आपको दिखाएंगे 2019 का वोट शेयर। इन दोनों का वोट शेयर देखा जाए तो इसमें भी एनडीए का वोट शेयर जो है वो 54% से घटकर 48% पहुंचेगा, यानी उसे 6% का नुकसान हो रहा है। लेकिन विपक्षी महागठबंधन की बात करें तो उसका वोट शेयर बढ़ रहा है। 2019 के 30% के मुकाबले इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़कर 42% पर पहुंच रहा है, यानी इंडिया अलायंस को 12% का फायदा यहां पर नजर आ रहा है। अब देखिए आप पश्चिम बंगाल में क्या दिख रहा है। यहाँ ये 2024 है, यहाँ पे बीजेपी का वोट शेयर 46% है और टीएमसी का 40% है। इसके मुकाबले अगर 2019 को हम देखें, अब आपको 2019 के आंकड़े दिखाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 40% था, टीएमसी का 44%। तो बीजेपी का वोट शेयर पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है 6% बढ़ने का अनुमान है और टीएमसी को 4% वोट शेयर का नुकसान है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हम वोट शेयर को समझना चाहेंगे और हमारे साथ 3 मेहमान यहाँ मौजूद हैं। हिलाल अहमद हैं जो सहायक प्रोफेसर हैं सीएसडीएस में, अमिताभ तिवारी हैं राजनीतिक विश्लेषक और संजय सिंह कंसल्टिंग एडिटर आईएएनएस। अमिताभ तिवारी, वोट शेयर अगर देखा जाए तो बंगाल में वोट शेयर बढ़ रहा है बीजेपी का, बिहार में वोट शेयर घट रहा है बीजेपी का, यूपी में वोट शेयर घट रहा है बीजेपी का। तो इस वोट शेयर के आधार पे इंडिया गठबंधन के वोट शेयर बढ़े हैं, तो आप क्या उनको इसका आप आकलन कैसे करेंगे? अच्छा किया है इंडिया गठबंधन ने? देखिए, इंडिया गठबंधन का जब हम 26% वोट शेयर ऑल इंडिया लेवल पे कह रहे हैं 2019 का,
तो उसके बाद उसमें बहुत सारे दल ऐड हुए हैं। जैसे टीएमसी का वोट शेयर हम इंडिया गठबंधन में मान रहे हैं, पिछली बार यूपीए का हिस्सा नहीं थी। लेफ्ट पार्टीज यूपीए का हिस्सा नहीं थी। शिवसेना का एक जो फैक्शन है वो यूपीए का हिस्सा नहीं था। समाजवादी पार्टी यूपीए में नहीं थी। तो शायद ये कंपैरिजन उतना सही नहीं है। मुझे लगता है 26% तो 13% हम एनालाइज कर रहे हैं कि बढ़ा है इंडिया ब्लॉक का, वो शायद मुझे लगता है 32-33% ऑलरेडी होगा, तो 6 या 7% बढ़ रहा है। लेकिन जब आप नंबर 2 पोजीशन पे होते हैं और आपको जीतना होता है चुनाव, तो आपको नंबर 1 पार्टी से वोट शेयर छीनना होता है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी या एनडीए का भी वोट शेयर बढ़ रहा है, 45% से 47% हो रहा है। और जब आप उस डिग्री पे होते हैं तो वहाँ पे 1% वोट शेयर भी जब आपका बढ़ जाए, जब आप 45-46 के रेंज में होते हैं, तो आपको जो नंबर ऑफ सीट्स एडिशनल मिलता है वो कहीं ज़्यादा मिलता है उसके बाद। और यूपी बिहार में कम हो रहा है क्योंकि ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, वहाँ पर गठबंधन मजबूत है पिछली बार के कंपैरिजन में। यूपी में हालांकि डिबेटेबल है कि मजबूत है कि नहीं, हालांकि आंकड़े दिखा रहे हैं कि मजबूत है, क्योंकि बीएसपी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। 12% अदर्स है, यानी बीएसपी 6-7% पे बची होगी। और बिहार में भी कम हो रहा है, लेकिन उसका जो मेकअप है वो हो रहा है। बंगाल 6% बढ़ रहा है, और उड़ीसा के नंबर्स नहीं है, बट उड़ीसा में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर यूपी में जो वोट परसेंट घटा है 2% सही, मतलब अगर 51 है वहाँ से घट के 49 हो रहा है हिलाल साहब, तो वो घटने का क्या आपको कारण लग रहा है? और क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन वाकई मजबूत है, जैसा अमिताभ भी कह रहे थे कि दिख रहा है क्या कि मजबूत है, क्या वो छीन पाया है कुछ वोट शेयर को? यहाँ पर एक स्पष्टीकरण देना ज़रूरी है। वो ये है कि ये अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग मेथोडोलॉजी से ये आकलन किया है, और ये रुझान है। इस रुझान के ऊपर हम अपनी जो राय दे रहे हैं वो राय बहुत स्पेकुलेटिव है। अभी तक हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा है, और ये बहुत अच्छा है कि हम इस समय वोट शेयर की बात कर रहे हैं, इसको सीट में उसका परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात तो बहुत तय है, और वो है जिसे सेंट्रलिटी ऑफ मैसेज कहा जाता है। भाजपा की सेंट्रलिटी ऑफ मैसेज तो है, और ये भी है कि उसका प्रोफेशनल एटीट्यूड भी है। यानी आपका जो एक पेशेवराना रवैया होता है वो हमेशा आपका कारगर होता है। अगर आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, यूपी का नहीं है बल्कि पंजाब का है। चंडीगढ़ में केजरीवाल जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए रोड शो करते हैं जी। लेकिन चंडीगढ़ पंजाब के साथ तो जुड़ा है, और वहाँ पर ये दोनों पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। तो सेंट्रलिटी ऑफ मैसेज अगर आपके पास नहीं होगा तो वोट शेयर पर निस्संदेह आपके फ़र्क पड़ेगा। और ये कई राज्यों में, और जो कहा अमिताभ जी ने, कई जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कांटे की टक्कर है, वहाँ बहुत सीधा सीधा दिख रहा है। और बिहार में भी वोट शेयर इनका कुछ कम हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें ये भी बात है ज़रूरी याद रखना कि ये यूपीए नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है। और बिहार में इस बार जिस तरह का प्रोफेशनल एटीट्यूड आरजेडी ने दिखाया है, एक तरफ तो नीतीश कुमार के प्रति लोगों में मैं ये कहूँगा कि उतना उत्साह नहीं दिखा, लेकिन उसके बरक्स जितना प्रोफेशनल एटीट्यूड आरजेडी ने किया है, तो उससे निसंदेह उनका वोट शेयर बढ़ा है। और उससे चुनौती, और एक बार से वो कांटे की टक्कर लग रही है, और वो इन रुझानों में भी हमें स्पष्ट होता दिख रहा है। जी, अब संजय आपका इसके ऊपर क्या ख्याल है? जाहिर है ये स्पेक्युलेटिव है। अब देखिए, एक तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं, ये बार बार हम कह रहे हैं, अब 2 दिन के बाद में नतीजे आएंगे। लेकिन जो भी एक रुझान दिख रहा है, जो एग्जिट पोल आए हैं, और जो वोट शेयर्स की अगर हम बात करें, तो उसमें राज्यों में, जैसा अमिताभ जी भी कह रहे थे कि बंगाल इसकी भरपाई कर रहा है, उड़ीसा भरपाई कर रहा है, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में वोट शेयर कुछ कम होता है। पर उत्तर प्रदेश और बिहार में कम होने का मतलब भी क्या है? क्या मैक्स आउट हो चुका था और इसलिए कम हो रहा है, क्या है? देखिए, पहले जो ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और ज़्यादातर टाइम में दोनों मैं विद्वान लोगों से सहमत होता हूँ। ये अभी मैं थोड़ा सा असहमत होऊंगा। एक तो ये जो पिछले बार 19 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल है या एग्जिट पोल का है? अगर एक्चुअल है तो हमें एक्चुअल पोल के लिए इंतजार करना चाहिए। जी। दूसरी चीज़ है कि एक आप अपने ग्राफ में कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि आप कह रही हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी का 6% बढ़ा, तृणमूल का 3%, 4% घटा, और इंडिया अलायंस का 6% बढ़ गया। तो जब आप इंडिया अलायंस के वोट को काउंट कर रही हैं, आप ही के ग्राफ में मैं नीचे पढ़ रहा था, हाँ। उसमें उसका मतलब है आपने कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल तीनों के वोट काउंट कर लिए। तो आपने जो 19 जो आमने सामने लड़े, हाँ। ऐसे ही पंजाब में होगा, कांग्रेस और आपके वोट आप एक ब्लॉक में काउंट करेंगी। केरला में ऐसे ही होगा, दोनों के ब्लॉक एक ब्लॉक में काउंट करेंगे। तो ये बहुत ही फेलेशियस वो है, मतलब इसकी रीजनिंग मुझे तो समझ में नहीं 19 का आती। बता दूं आपको कि 19 का जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं वो एक्चुअल
है तो इसलिए इस बार जो कंपैरिजन सही नहीं है, उतना तुलना नहीं करना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल का मुझे सामने वो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है कि तृणमूल का और मतलब तीनों का फिर मिला दिया तो फिर आमने सामने जो लड़ाई कौन अंदर है कौन बाहर है। केरला में फिर तो मतलब 5-7% हटा दीजिए तो बाकी सारा उन्हीं का है वोट। तो केरला में क्या इंडिया अलायंस का 80% वोट जोड़ेंगे? नहीं जोड़ सकते है ना। तो इस तरह के कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शन इस आंकड़ों में है। दूसरी चीज ये है कि यूपी में पिछले बार से इस बार का गठबंधन कांग्रेस का कमजोर है। पिछले बार आरएलडी साथ में थी, बीएसपी साथ में थी, एसपी साथ में थी और कांग्रेस और आरएलडी का अपना अलायंस था और इनके साथ एक टैसिट अलायंस था। उसके मुकाबले इस बार का जो उनका गठबंधन है कोई इश्यूज में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल जो रिजल्ट्स हमारे सामने जब आएंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल मतलब वोट परसेंटेज के टर्म्स में बीजेपी सब्सटैंशियली नीचे जाएगी, क्योंकि वहाँ लगभग 60 सीट तो वो 50% के मार्जिन से जीते थे, 50% के वोट परसेंटेज से लगभग उसके आसपास। बिहार में एक सिनारियो थोड़ा सा ये है कि बिहार में नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी कम हुई है। आरजेडी का प्रबंधन या चुनाव प्रचार उसी तरह से होता था जैसे पहले होता है। आरजेडी का जो समर्थक है मूल रूप से दो वर्ग, जो अखिलेश यादव के साथ भी है, MNY, वो काफ़ी प्रखर रूप से सामने आता है हर रैली में। वो बाकी पार्टियों की तरह नहीं है कि कभी घर में बैठ गए नेता आ रहा है या प्रचार हो रहा है, वो काफ़ी प्रखर रूप से आता है। तो इसलिए वो काफ़ी प्रखर और मुखर रूप से दिखता है। बच गई मतलब तेजस्वी यादव के उस पर काफ़ी सारा डिबेट हो रहा है, लेकिन लालू जी प्रचार तो अपने सिर्फ 2 बेटियों के लिए किए ना, अंत में वो भी बात लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये जो चीज़ें हैं बिहार में एनडीए की संख्या कुछ कम होगी। उसका कारण नीतीश जी का है जी। कि उनके प्रति वो चीज़ नहीं रहा, विश्वसनीयता, उनका स्वास्थ्य, वो तमाम चीज़ें। तो अगर एंड में देखेंगे तो जो बात अमिताभ कह रहे थे या हिलाल भी कह रहे थे कि अंत में जो वोट परसेंटेज है, अगर बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, मैं एक लाइन बस ऐड करूंगा, तो ये देखिए मोदी के लिए कितना ऐतिहासिक चुनाव होगा, क्योंकि नेहरू भी अपने 3rd टर्म में जब आए थे तो उनका वोट परसेंटेज कम हो गया था। तो और अगर ये वोट होता है तो मोदी नेहरू के उस रिकॉर्ड को 3rd टर्म आने के नंबर ऑफ सीट्स के मामले में और वोट परसेंटेज के मामले ये तो बात हम दोनों कह रहे हैं को कि क्रॉस अगर प्रधानमंत्री मोदी ये तीसरी दफा बनते हैं प्रधानमंत्री तो वो नेहरू का रिकॉर्ड जो है उसको बराबर करेंगे। पर वोट शेयर के मामले में आप कह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड टूट सकता है कि वो बढ़े हुए वोट शेयर से आएंगे। एक ब्रेक ले रही हूँ इस वक्त में और लौटते हैं इस चर्चा पे। बात हम वोट शेयर की कर रहे हैं, लेकिन ये जो वोट शेयर हम अभी आपको दिखा रहे हैं 2024 का, जाहिर है कि एग्जिट पोल के आधार पे है, लेकिन 2019 का जो वोट शेयर है वो एक्चुअल वोट शेयर जितना आया था पार्टियों को वो है। तो इंतजार जरूर करना चाहिए एक्चुअल वोट शेयर के लिए, पर फिलहाल एग्जिट पोल्स पे चर्चा हो रही है, इसलिए हम ये बात यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं वोट शेयर किसका घटा किसका बढ़ा। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो आप देख रहे हैं WBE रिजल्ट 2024, यानी कि अब जो वक्त बचा है वो 1-2 दिनों का ही है जब नतीजे पता चल जाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के आधार पे इस वक्त हम वोट शेयर की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल वोट शेयर आपको, अगर हम दोनों को देखें, इंडिया ब्लॉक और एनडीए, तो आपको क्या अनुमान लगता है कि बीजेपी का वोट शेयर ओवरऑल? ये बात तो तय है कि ये जो एक्सरसाइज होती है वो एक रुझान तो तय कर देती है। तो इतना तो स्पष्ट है कि वोट शेयर के संदर्भ में भाजपा आगे है और भाजपा की सरकार बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो वोट शेयर उसको एक वैधता दे देता है, तो मैं ये कहूँगा। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल सिर्फ स्पेकुलेटिव नहीं है, इसमें एक रुझान तो है। और वोट शेयर की वैधता की जो बात आपने की, कितना महत्वपूर्ण है? मान लीजिए अब जीत भी गए, बट व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट वोट शेयर घटा बढ़ा? वोट शेयर जो है वो किसी पार्टी या अलायंस का स्ट्रेंथ डिटरमिन करता है, स्ट्रेंथ शो करता है। ठीक है, सीटों के मामले में हमें दिख रहा है कि दुगने से भी ज़्यादा आज एनडीए है इंडिया के कंपैरिजन में पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से। लेकिन वहीं आप वोट शेयर के मामले में देखें तो देखते हैं कि भाई कांटे की टक्कर हो रही है, 39 वर्सेस 47 है। तो वोट शेयर आपकी स्ट्रेंथ बताता है और दिखाता है कि कितनी बड़ी जीत है या कितनी क्लोज कॉन्टेस्ट है, उससे डिटरमिन होता है। संजय, तो उस हिसाब से आप कहें कि इंडिया गठबंधन इतना भी कमज़ोर नहीं रहा? नहीं, वो तो है। देखिए, क्योंकि एक तो मूल चीज़ है कि इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट है ना, तो उसमें जो भी परसेंटेज आए, जिसको ज़्यादा आएगा वो जीतेगा।
ये आपका जन समर्थन बताता है कि किस तरह का आपका जन समर्थन का जनाधार है। ये चुनाव के बाद ज़्यादा एकेडमिक हो जाता है जी क्योंकि अंत में जो जीत गया उसकी सरकार बनती है और बाकी चीज़ें चलती हैं। वो अगले चुनाव के लिए जो पार्टी सघन रूप से इस वोट शेयर पे आगे काम करती है, फिर वो अगले चुनाव के लिए उस तरह से तैयारी कर सकती है अगर उस तरह का मंथन करे, फिर आगे प्रोजेक्शन जी करें तो। जी जी ठीक है, धन्यवाद आप तीनों का वोट शेयर पर चर्चा करने के लिए और ये भी बताने के लिए कि वोट शेयर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसकी जो ये जन समर्थन भी दिखाता है। अभी इस कार्यक्रम में इतना ही वक्त है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों का शामिल होने के लिए और आप जुड़े रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ में। लगातार चुनाव से जुड़ी हुई खबरें और शोज़ यहाँ पर हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं।